हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच मंत्रा। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे एटम का सेकेंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, एटम का स्ट्रक्चर बता दिया था, एटम क्या होता है ये बता दिया था, और उसके बारे में जितना भी डिफिनीशंस होते हैं, बेसिक डिफिनीशंस होते हैं, सारा कुछ क्लियर कर दिया था। उसमें मैंने बताया था रिलेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्वेश्चन होता है और एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन कराएंगे आज और इसके कुछ बेसिक्स हैं जो उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट को मैंने बताया था कि एलिमेंट को सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक पद्धति होता है IUPAC, जिसके बारे में हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, नहीं तो अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे IUPAC होता है। तो IUPAC के अनुसार कोई भी एलिमेंट है उसको एक सिंबल दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है X, ठीक है, उसका एक ए है मास नंबर, इसको कहते हैं मास नंबर, इसको कहते हैं एटॉमिक इसी को मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक, और ये होता है जेड होता है एटॉमिक नंबर और ए होता है मास नंबर या मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद मैंने बताया था ये बराबर जो मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम के बराबर होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें से कोई भी, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है मास नंबर क्या है, तो जो डेटा दिया रहेगा न्यूट्रॉन दिया रहेगा, प्रोटॉन दिया रहेगा, नहीं तो न्यूट्रॉन दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा। यहाँ से न्यूट्रॉन से हम लोग प्रोटॉन निकाल देंगे और इन दोनों को ऐड करके हम लोग एटॉमिक नंबर निकालेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है और न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन ये है। हाइड्रोजन को हमको पता है कि उसका एटॉमिक भार और एटॉमिक नंबर 1 होता है, ए भी 1 होता है और ए भी 1 होता है। तो यहाँ से ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 1, और जेड बराबर कितना दिया हुआ है 1। ठीक, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, ए बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक, और जेड बराबर होता है प्रोटॉन। तो जब जेड बराबर 1 दिया हुआ है तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, ए बराबर होता है n प्लस पी, ए बराबर दिया हुआ कितना, ये क्या होता है, यही तो ए होता है, और ये क्या होता है जेड होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, तो यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी हो गई 0। फिर से प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। इस वाले देखिए प्रोटॉन बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहां से आंसर हमारा निकल के आता है इलेक्ट्रॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 0 और प्रोटॉन बराबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर ए की वैल्यू दी हुई है, जेड की वैल्यू दी है, तो ए की वैल्यू हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो यहां से हम लोग ए की वैल्यू पुट करके न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू प्रोटॉन। तो यहां से प्रोटॉन की वैल्यू 1 हो जाएगा, वहां से न्यूट्रॉन की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आई 0 आई। प्रोटॉन बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। देखिए नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन an element is 15 and number of neutron and number of neutron is 16. Then find out atomic mass and atomic number. क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक मान लीजिए x है, उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है और न्यूट्रॉन की वैल्यू दी हुई है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका एटॉमिक मास कितना होगा और एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो जो डाटा दिया रहता है उसको लिखना है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है 15 हो गया। और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी दी हुई है, न्यूट्रॉन की वैल्यू दी हुई है 16 हो गया। हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखते हैं। ए बराबर होता है, ए बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए ए बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक। और जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है प्रोटॉन। जेड बराबर क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक। और इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है 15, यहां से प्रोटॉन की वैल्यू निकल जाएगी 15 इक्वल टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। प्रोटॉन की वैल्यू जब 15 आ गई, जब प्रोटॉन की वैल्यू 15 आ गई और न्यूट्रॉन की वैल्यू दी हुई, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 16 प्लस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हुई 15, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 30। और जेड बराबर क्या होता है, पी। जेड बराबर पी होता है। प्रोटॉन की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया 15, तो जेड बराबर हमारा क्या आ गया 15। तो आंसर आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए होता है और यहाँ पर जेड होता है। ए की वैल्यू हमने क्या निकाला 31 और जेड की वैल्यू हमने क्या निकाला 15। तो हमारा ए क्या आ जाएगा। हर एग्जाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक वेट क्या होगा, ये सब इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। इनका ये सेटअप फार्मूला होता है जो याद रहना चाहिए आपको हमेशा। एक्स होता है, इसके ऊपर ए होता है और इसके नीचे क्या होता है, जेड होता है। ए की वैल्यू कितनी होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होती है। जेड बराबर कितना होता है, प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, प्रोटॉन होता है। हमेशा याद रखिए, इस टाइप से सेटअप ऑफ क्वेश्चन आएगा, इससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। आयंस मैंने आप लोग को बताया था, आयंस क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट है इसके ऊपर जो चार्ज रहता है, इसके ऊपर कोई भी जो चार्ज आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। मान लीजिए अगर प्लस आता है या फिर माइनस आता है, यही जो प्लस माइनस की जो वैल्यू होती है, प्लस माइनस के मान लीजिए +2 आ गया, +2 आ गया, +3 आ गया, +1 आ गया, या फिर आया -1, -2, -3, ये सब जो आते हैं यही किसी भी कंपाउंड की क्या शो करते हैं, वैलेंसी शो करते हैं।
यही क्या शो करते हैं, किसी कंपाउंड के वैलेंसी शो करते हैं। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड होते हैं, वो वैलेंसी के आधार पे अटैच्ड होते हैं। उसकी वैलेंसी क्या है, किस तरह से वो अटैच्ड है, वो केमिकल रिएक्शन में किस तरह से भाग ले रहे हैं, वो सब किसके आधार पे होता है, वैलेंसी के आधार पे होता है। अगर उसका वैलेंसी मैच कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई है, कोई दो चीज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जैसा कि हम लोग को पता है, अगर दो विपरीत चिन्ह के रहेंगे, जैसे कि एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तभी वो आपस में अटैच होंगे। अगर दोनों सेम रहेंगे तो हमेशा रिपेल करेंगे। उसी तरह से केमिकल रिएक्शंस में भी होता है, अगर दो एलिमेंट अपोजिट साइन के, मतलब कि अपोजिट साइन का मतलब कि एक एलिमेंट जो इस पे आयंस है, जो भी चार्ज है इस पे, एक अगर प्लस है और दूसरा अगर माइनस है, तभी ये आपस में कंबाइन करेगा। अगर दोनों प्लस है तो आपस में कंबाइन नहीं करेगा, अगर दोनों माइनस है तो आपस में कंबाइन नहीं करेगा। तो उसी को देखने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, एक वैलेंसी लाते हैं। वही वैलेंसी क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि दो चीज आपस में कंबाइन करेंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए NaCl है, नमक है, ठीक है, ये नमक है, ये आपस में कैसे कंबाइन हुआ, तो Na पे क्या होता है, Na पे क्या होता है, प्लस होता है, और Cl पे क्या होता है, माइनस होता है। ये प्लस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया, इसी को डिफाइन करने के लिए, इसी को जानने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, वैलेंसी लाते हैं, वैलेंसी लाते हैं। इसी को डिफाइन करने के लिए क्या लाते हैं हम लोग, वैलेंसी लाते हैं। मान लीजिए कोई एटम है, कोई भी एटम है, मान लीजिए कोई भी एक एटम ले लिए, जेड नामक एक एटम है, ठीक, एटम है, तो ये एटम है, इसका एक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, ये अंदर इसके क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक। अब इसके चारों तरफ ये क्या होता है, ऑर्बिट होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट, कक्ष जिसे कहते हैं, कक्ष। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार एटम के चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो अपनी कक्ष में, अपने सेल में, अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस सेल को हम लोग कहते हैं के, इसको कहते हैं यल, इसके ऊपर वाले को कहते हैं यम, एन, इस तरह से चलते रहते हैं, के एल एम एन, इस तरह से कक्ष होते हैं, के एल एम एन। इसके भीतरी भाग को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, और इसको कहते हैं सेल या फिर ऑर्बिट। यही सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन देखना रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है या कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर वो बाहर जा रहा है, इसके पहले आयंस में मैंने बताया था कि गेन और लूज का कंसेप्ट बताया था। गेन का कंसेप्ट क्या बताया था, जैसे कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं, तो किसी को पैसे जब देंगे तो क्या होगा, देखिए गेन। गेन का मतलब क्या हुआ कि हमको कुछ प्राप्त हुआ। गेन का मतलब क्या हुआ, हमको कुछ प्राप्त हुआ। मान लीजिए किसी से हम कुछ पैसा उधार ले रहे हैं, तो जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं ना। किसी से पैसा जब हम लोग उधार लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हम क्या फील होता है कि मतलब हम किसी से उधार लिए, मतलब हम माइनस में चल रहे हैं। अगर किसी को हम लोग कुछ दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास बहुत था तो हम पैसा दिए, लूज किए, मतलब हम ज्यादा धनवान है, मेरे पास प्लस का एनर्जी है। तो जब हम किसी से कुछ लेते हैं, गेन करते हैं, तो वहां पर क्या आता है, माइनस का साइन आता है। और जब हम लोग लूज करते हैं तो वहां पर क्या आता है, प्लस का साइन आता है, हमेशा याद रखिए। तो इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहा है, मतलब लूज कर रहा है, तो इस पे हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। और बाहर से इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब मैं बताता हूं कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्यों ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखिए कंसेप्ट क्या होता है।
कंसेप्ट ये होता है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी जो भी एलिमेंट है, तो इसका एक सेटअप ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर इस स्ट्रक्चर में, अगर इसका ऑक्टेट ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट का मतलब देखिए के सेल में क्या होता है, 2 पे पावर n की तरह हम लोग का बिहेव करता है। ये होता है नंबर ऑफ सेल, ये होता है 2। देखिए सेकेंड वाले में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, n की जगह अगर 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से k का, l का, m का होता है। तो ये इसका मतलब होता है कि अंदर वाले में हमेशा कौन सा रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और उसके बाद सब में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि 2 पे पावर n, तो 1 इस पे 1 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। 2 पे पावर 2 करेंगे तो 2 2 4 आएगा। 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो ऑक्टेट का मतलब वही है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में, के एल एम एन, तो जिसका जो भी इसका आउटर मोस्ट सेल होगा उसके लास्ट वाले सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल माना जाएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो स्टेबल नहीं माना जाएगा। तो प्लस माइनस क्यों आता है, देखिए अगर 8 इलेक्ट्रॉन से, अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उसका क्या है, ज्यादा है, मान लीजिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, इस वाले सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना आके क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इसमें प्लस का 2 है, ठीक। तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, जब इसके पास एक्स्ट्रा है तो मतलब ये चाहेगा कि हम किसी और को देके उसको क्या करें, नॉर्मलाइज, उसको न्यूट्रल कर दें। मान लीजिए जैसे कि सोडियम है, Na है, ठीक, सोडियम है, इसका क्या होता है 11 होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। पहले ऑर्बिट में कितना होगा 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 8 2 10, तीसरे ऑर्बिट में कितना आया, +1 आ गया। मतलब यहां तक तो कंप्लीट है, लेकिन इसमें क्या है, एक ज्यादा हो गया। उसी तरह मान लीजिए क्लोरीन है, इसका क्या होता है 17, ठीक, क्लोरीन का कितना होता है 17। इसमें देखिए 2 है, ठीक, यहाँ पर 8 है, 8 2 10 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। इसमें क्या है, देखिए अगर एक क्लोरीन क्या कहेगा कि अगर कहीं से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो मेरे आउटर मोस्ट से, ये सब क्या है, ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। तो क्लोरीन कहेगा कि अगर मेरे पास कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाते लास्ट ऑर्बिट में तो मैं क्या करता, इसको लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता। और सोडियम क्या कहेगा कि अगर मेरा ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, अगर मैं इसको किसी को दे देता उधार में तो क्या हो जाता, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो सोडियम क्या दे रहा, उधार दे रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा है, मतलब ये इसको देना चाहेगा, किसी और को देना चाहेगा। मतलब जो दे रहा है उसका मतलब क्या हुआ, लूज कर रहा है, और जो लूज करता है हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए सोडियम पे हमेशा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। और जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना ही चार्ज यहाँ पर आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा या फिर कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, आएगा। तो सोडियम में देखिए, सोडियम एक लूज करता है तो इस पे पॉजिटिव आ गया। क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, किसी और से मांगना चाहेगा। तो किसी और से जब मांगना चाहेगा तो सोडियम के पास एक है, ये क्या करेगा, इसको दे देगा और ये ले लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट होकर क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल देखिए इसके पास कम था तो ये मांगना चाहेगा, जब ये मांगना चाहेगा मतलब कि किसी से उधार ले रहा है, मतलब गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है, तो इसलिए इस पे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए सोडियम पे हमेशा पॉजिटिव आता है और क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव आता है। तो देखिए यानी प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का, अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों अट्रैक्टेड हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या जुड़ना चाहेंगे। यही दोनों प्लस माइनस जुड़ के आपस में, यही दोनों प्लस माइनस आपस में जुड़ के NaCl का निर्माण कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी करते हैं। मतलब 2 8 1 यही जो लूज किया, अब बैलेंस कंप्लीट हो गया इसका, तो ए प्लस क्या हो गया, +1 इसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब -1 लिया तो -1 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी। मतलब कि Na पे कितना वैलेंसी इसका चार्ज है, +1 है, और Cl पे कितना वैलेंसी चार्ज है इसका, -1 है। यही होता है वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए।
उसके बाद आता है मोल क्या होता है। मोल क्या होता है, देखिए कोई भी चीज मेजर करना है, जैसे कि मान लीजिए लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, मीटर में लाते हैं। ठीक है, मान लीजिए केला हम लोग जाते हैं मार्केट में तो उसको तौल के तो लाते नहीं, उसका एक सेटअप होता है कि ये दर्जन में मिलेगा। सेव जाते हैं खरीदने तो इसका एक सेटअप होता है, इसको किलो में कि वेट करके दिया जाएगा। उसी तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो जो भी एटम, जो भी एलिमेंट आपस में कंबाइन होके नया कंपाउंड बनाते हैं, उनका भी एक सेटअप होता है कि वो किस में, किस यूनिट में मेजर किए जाएंगे। ठीक है, तो जो मेजर करने का जो यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मोल के रूप में कंबाइन होते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको क्या करना था, दूध है, ठीक, दूध है और पानी है, तो दूध और पानी को आपस में मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि 1 किलो दूध लाओ 1 किलो पानी लाओ, हम लोग कहेंगे कि 1 लीटर पानी लाओ और 1 लीटर दूध लाओ, ये आपस में कंबाइन होंगे। उसी प्रकार जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसमें क्या होता है, कहा जाता है कि 1 मोल लाओ, 2 मोल लाओ, 4 मोल लाओ, 5 मोल लाओ, और दूसरे एलिमेंट का भी मोल में ही यूनिट होना चाहिए। तो दोनों का जब मोल कंबाइन होगा तो नया कंपाउंड बनाएगा, वो भी किस में आएगा, मोल में आएगा। तो मोल बेसिकली क्या होता है, मोल बेसिकली आपका यूनिट होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। मान लीजिए कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि वाटर बनाने का केमिकल रिएक्शन है 2H2 प्लस O2, इससे हमारा क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। ठीक, 2H2 फॉर्म होगा। ये भी ये 2 क्यों आया, तो यहाँ पर 2 क्यों आया, ये सब ये भी एक होता है, इसको भी वैलेंसी कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस का वैलेंसी मतलब कि ये जो कोफिशिएंट है ये कैसे बैलेंस किया जाता है, ये भी वैलेंसी के अंतर्गत ही आता है। उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सारा, नेक्स्ट क्लास में, मतलब सेकंड नहीं, फोर्थ लेक्चर में हम लोग इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, तो 2H2 प्लस O2, 2H2 मान लीजिए बना रहा है, तो इसका कुछ ग्राम जाके रिएक्ट करेगा, इसका कुछ ग्राम रिएक्ट करेगा, ठीक, तो इसका कुछ ग्राम बनाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन खरीदने जाएंगे तो क्या किसमें, ग्राम में ही खरीदेंगे, खरीदने तो हम लोग ग्राम में जाते हैं, लेकिन रिएक्शन किस में कराते हैं, मोल में कराते हैं। मान लीजिए ग्राम में कोई कंपाउंड खरीद के लाए, अब उसको कन्वर्ट करेंगे मोल में। ठीक, मान लीजिए इसका 2 मोल है, जैसे ये 2 है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन बना रहा है, यही होता है। इसको जब मोल में करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, ग्राम वेट भी कहा जाता है, ग्राम वेट मोल, ग्राम वेट भी कहा जाता है। मतलब कि जो उसका वेट है उसको किस में करके ला रहे हैं, ग्राम में मेजर करके ला रहे हैं, और मोल के रूप में इसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, मोल के रूप में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं ग्राम वेट भी कहा जाता है। तो इस यूनिट का एक मोल में हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका हम लोग 1 मोल ले रहे हैं तो मतलब कि उसमें कितने एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। अगर 1 मोल, किसी कंपाउंड का 1 मोल ले रहे हैं तो मतलब इससे समझ जाइए कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, इसी को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, जिसको Na से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक Na में कितना मोल होता है, देखिए, तो एक मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, इसी को हम लोग क्या कहे, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, मतलब कि एक एवोगाड्रो नंबर में 1 Na बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यही होता है।
इसी को अवगाद्रो कांस्टेंट या अवगाद्रो नंबर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है, ये तो ये हो गया, मोल इज इक्वल टू होता है, मोल इज इक्वल टू होता है मास, मोलर मास, मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि कोई भी मास दिया रहेगा ग्राम में और उसको अगर ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोल निकल जाएगा। अगर कोई भी एलिमेंट दिया है उसका एक ग्राम में दिया है कि मतलब इतना ग्राम ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन करवाना है, मार्केट से गए हम लोग, उस एलिमेंट को खरीद के लाए ग्राम में, अब इसको हमको मोल में कन्वर्ट करके रिएक्ट करवाना है, तो क्या है, मोल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उस ग्राम को जो एलिमेंट लाए हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोल निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन करवाते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ मान लीजिए कोई, मास ऑफ, फाइंड आउट मास ऑफ Na2SO3, mass of Na2SO3 if this compound react in chemical reaction with its 10 mole, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई Na2SO3 कोई रिएक्शन कंपाउंड है, Na2SO3 कोई कंपाउंड है, ठीक है, Na2SO3 कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का हमको मास निकालना है, अगर इसका 10 मोल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मोल बराबर क्या बताए हैं, मोल को हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, तो n बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, छोटा m को मास करते हैं और W से हम लोग वेट डिनोट करते हैं, तो मास अपॉन, इसको m कहेंगे और इसको W से डिनोट करेंगे, तो n बराबर क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 दिया हुआ है, 10, मास हमको निकालना है और वेट कितना दिया है, अब इसको निकालना पड़ेगा। देखिए वेट Na2SO3, इसका वेट निकालना है, तो Na का होता है 23। देखिए अगर हम लोग को एटॉमिक नंबर पता हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी होता है उसको सीरीज में लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इस तरह से दिया हुआ है। तो उसी तरह से जब ये याद रहेगा कि कहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर अगर याद है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो अक्सर ये होता है कि जो भी एलिमेंट है तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो उसके एटॉमिक नंबर का दुगुना ही होता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का 11 है, तो 11 11 दूनी 22। लेकिन एक्सेप्शन होता है, जितने भी मान लीजिए जो जितने भी हैं नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं अगर वो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 11 है, 11 पे कोई नंबर है, 10 पे कोई नंबर है, 9 पे कोई नंबर है, तो ऐसा होता है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो उसके दोगुना के बराबर होता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो उसमें क्या जनरली क्या होता है 1 ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम का 11 होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा 11 होगा, इसका दोगुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, अब 23 हो गया। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो 8 का जब एटॉमिक मास निकालेंगे 8 दूनी 16, तो इसमें क्या होता है इसका 16 हो जाता है और सोडियम का
23 हो जाता है। सल्फर का कितना होता है, 16 प्लेस पे है, तो सल्फर का कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। तो सॉरी 35 होता है शायद। सल्फर का देख लेते हैं कितना होता है, नहीं 32 होता है। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। सल्फर का कितना होता है, 32। तो इसमें देखिए, तो इसका 23 है, इसका 32 है, और इसका कितना है, 16 है। इसका कितना है, 32 है, और इसका कितना है, 23 है। तो 23 इंटू 2 है, 2 सोडियम है, 23 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर 1 है तो 132, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16 इंटू 3। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड का अगर हमको एटॉमिक मास निकालना है तो जितना एक एलिमेंट का मास होता है और उसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं जैसे मान लीजिए सोडियम का 23 है, 23 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। सल्फर का 32 है तो 32 ऐड कर दिए। ऑक्सीजन का O3 है तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए इसको निकाल लेते हैं, 46 प्लस 32 प्लस 48 पूरा ऐड कर देंगे। 46 32 48 16 136 देख लीजिए। आठ 16 4 4 8 126 आएगा। आया। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका ए की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 126। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 126। 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 3 पूरा ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 126। देखिए तो ये 10 हो गया, ये यम है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 126। अब यम की वैल्यू निकालेंगे, 10 इंटू 126 1260 ग्राम। मास कितना होगा, 1260 ग्राम में इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको निकालना रहेगा। मान लीजिए जैसे दे दिया, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम लोग करेंगे और इसका सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कैसा पढ़ा रहे हैं इसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए, ताकि हम भी थोड़ा सा अपना और लेवल बढ़ा सकें, इसको 0 से एडवांस लेवल तक जा सकें। आप लोग जब तक फीडबैक नहीं देंगे कि मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, तब तक हम लोग क्या करेंगे। अगर आप लोग फीडबैक देंगे कि अच्छे से समझ में आ रहा है तो थोड़ा मैं लेवल और बढ़ाऊंगा, तो लेवल और बढ़ाऊंगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोग फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।